गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 24 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड, देखते हैं कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं जो देश और दुनिया में घटित हुई और जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास और देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या फिर मणिपुर। करेक्ट आंसर इज नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में 3 नए जिले बनाए गए हैं और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नागालैंड के, जिनका नाम है नेफ्यू रियो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नेफ्यू रियो ये नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। नेफ्यू रियो के नेतृत्व में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक के दौरान जो है ये निर्णय लिया गया कि 3 नए जिले बनाए जाएंगे और इसी के साथ साथ जो नागालैंड में जिलों की संख्या बढ़कर के कितनी हो गई फ्रेंड? 15 हो गई। पहले कितनी थी? 12 थी। और बात करिए 3 नए जिले कौन से हैं, तो उसका नाम देख लीजिए क्या है। सेमेन्यू, न्यूलैंड और चुमकेदिमा जो है ये 3 नए जिले हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ कितने जिले हो गए फ्रेंड? 15 जिले हो गए। ये देखिए जो जिले हैं वो किससे किससे अलग हुए हैं। तो जो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, तो कोहिमा जिले में सेमेन्यू उपमंडल को क्या किया गया? एक जिले के रूप में अपग्रेड कर दिया गया, क्योंकि ध्यान रखिएगा ये पहले उपमंडल था, अब इसको अपग्रेड करके एक जिला बना दिया गया। वहीं जो अन्य 2 जिले हैं जिनका नाम है न्यूलैंड और चुमकेदिमा, तो ये दीमापुर जिले से बाहर किया गया है। अगर ये आप देख लीजिए मैप, देखिए नागालैंड का ये मैप है और ये नागालैंड के जो राज्य हैं, सॉरी माफ करिएगा, जो जिले हैं उसमें देखिए हमें यहाँ पे दिख रहा है ये नागालैंड की राजधानी कोहिमा है और कोहिमा से ही अलग किया गया है, चूंकि उपमंडल था इसके अंदर गया। कौन सा था? सेमेन्यू, जिसको बनाया गया 13वां जिला। ठीक है, इसको अपग्रेड करके 13वां जिला बनाया गया। और यहाँ पे देखिए दीमापुर जिला है, दीमापुर से 2 जिले अलग किए गए। कौन कौन से 2 क्षेत्रों को अलग करके नया जिला बनाया गया? कौन कौन से? न्यूलैंड था, ठीक है, वो 14वां जिला बनाया गया नागालैंड का, और है चुमकेदिमा जो कि 15वां जिला बनाया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैप है। देखिए यहाँ पे देखिए जो है असम से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को भी साझा कर रहा है नागालैंड, किससे? म्यांमार से। ठीक है, तो ये था। और यहाँ पे देखिए मणिपुर से लग रही है। बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड की राजधानी फ्रेंड कोहिमा है और हमने बात किया यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? नेफ्यू रियो हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं जिनका नाम है जगदीश, ठीक है, जगदीश मुखी जो है वो यहाँ के राज्यपाल है। और हम बात करें अगर यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की, तो देखिए लोकसभा की सीट जो है वो यहाँ पे 1 है, वहीं पे राज्यसभा की भी सीट यहाँ पे 1 है। देखिए इन सीटों का पता होना चाहिए, जब हम लोग स्टेट का बात कर रहे होंगे तो कैपिटल प्लस आपका सीएम, गवर्नर के साथ साथ लोकसभा और राज्यसभा की सीटों के भी बारे में बात करेंगे। कारण ये है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आया था, मैच द फॉलोइंग करके आया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस संस्था के शोधकर्ताओं ने तेज और कुशल मोशन प्लानिंग एल्गोरिदम का एक वर्ग विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी कानपुर। करेक्ट आंसर इज ए है। आईआईटी मद्रास के जो शोधकर्ता हैं, जो रिसर्चर्स हैं, उनके द्वारा एक मोशन प्लानिंग एल्गोरिदम का एक वर्ग जो है विकसित किया गया है। तो आइए देखते हैं ये एल्गोरिदम किस तरीके से कार्य करेगा, क्या रहेगी इसकी भूमिका। तो यहाँ के जो आईआईटी मद्रास के जो शोधकर्ता ने एक कुछ तेज और कुशल मोशन प्लानिंग एल्गोरिदम को विकसित किया है। और इस एल्गोरिदम की विशेषताओं की बात करें फ्रेंड, तो ये ना सिर्फ मानवों की तरह सोच सकता है, इंसानों की तरह सोच सकता है, बल्कि ये ज़मीन पर, ठीक है, हवा में या फिर पानी में जितने भी चलने वाले जो ऑटोमेटिक जो वाहन होती हैं उनको क्या करेगा? ये नियंत्रित करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होगा। ठीक है, एक तरीके से इसकी बात करें तो एक नेविगेट कर सकता है, नेविगेशन में भी। ऊपर से अगर कोई वाहन है, ऑटोमेटिक वाहन है और वो हैवी ट्रैफिक से गुजर रही है, तो ऐसे हैवी ट्रैफिक में भी यह वाहनों को क्या करेगा? सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने में काफ़ी ज़्यादा ये कामयाब हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई ड्राइवरलेस कार का सपना देख रहा हो, या फिर दूर बैठ करके, ठीक है, किसी ड्रोन की निगरानी करना चाह रहा हो, या फिर समुद्र में बिना किसी मानव के जो ऑटोमेटिक जहाज़ों की निगरानी करना चाहता हो, इन सब में क्या है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल किसकी वजह से? इस एल्गोरिदम की वजह से। ठीक है, अगर हम इस एल्गोरिदम की विशेषताओं की बात करें कि किसके आधार पर डेवलप किया गया है, तो ये जो रिसर्चर्स हैं आईआईटी मद्रास के, ठीक है, उनके द्वारा जो है ये बताया गया कि उनके मुताबिक जो एल्गोरिदम को जनरलाइज शेप एक्सप्रेशंस
पे, ठीक है, यानी कि सामान्यकृत आकार विस्तार, ठीक है, उसके आधार उसकी जो है इसी GSE के विशेष धारणा के आधार पर इसको डेवलप किया गया है, जो ऑटोमेटिक वाहनों के लिए सुरक्षित और सुसंगत योजना बना सकती है। यानी कि ये जो एक तरीके से इसके आधार पे क्या होगा कि इससे जो वाहनों को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है कि वाहन किस स्थान पे रुक सकते हैं, कहाँ उनको रुकना है, कब उनको आगे बढ़ना है और किस गति, कौन सी गति उनको पकड़ना है, कौन सी स्पीड से उनको आगे बढ़ना है, इन सब का पता जो है इसके माध्यम से लग सकता है, ठीक है। तो ये विकसित किया गया है IIT मद्रास के द्वारा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो बताइए, इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल जो है कहाँ पे आयोजित किया गया है? लद्दाख में, उत्तराखंड में, असम में या फिर सिक्किम में? करेक्ट आंसर इज पी, उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव का आयोजन किया गया है और इसके बारे में देखा जाए तो ये जो पहली बार इसका आयोजन किया गया था 3 दिवसीय था ये अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव, जो कि कहाँ पे किया गया है? उत्तराखंड के हल्द्वानी जिले में किया गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उद्देश्य क्या था कि जितने भी जो किसान हैं जो मधुमक्खी पालन से संबंधित हैं उनको अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करना। साथ ही साथ इस देखेंगे इस फेस्टिवल में बहुत सारी कंपनियों ने भाग लिया था फ्रेंड। तो ये कंपनियां जो थी ये किसानों को जो है शहद उत्पादन से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराई, ठीक है। और इसी के साथ साथ देखेंगे तो इस हनी बी फेस्टिवल के माध्यम से जितने भी उत्तराखंड के जो किसानों को क्या किया गया है, किससे संबंधित जो है तकनीकी बताई गई है। तो मौन पालन से जोड़ने के साथ साथ जो है उन्हें कई जो है नई तकनीकियों के माध्यम से जो है शहद उत्पादन संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराई गई। ना सिर्फ उन्हें शहद उत्पादन संबंधी जानकारियां उपलब्ध कराई गई, बल्कि जब वो शहद उत्पादन कर लेंगे तो उन्हें किस तरीके से मार्केटिंग उसकी की जाए ये और किस तरीके से जो है किसानों की आय वृद्धि की जाए, इनसे भी संबंधित जो है उन्हें जानकारियाँ दिया गया इस फेस्टिवल के माध्यम से, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो ये देखिए हमारा भारत है, भारत में देख लीजिए तो यहाँ पे आपको उत्तराखंड दिख रहा है, ठीक है। उत्तराखंड जो कि 2 अंतर्राष्ट्रीय देशों से अपनी जो है सीमा साझा कर रहा है, एक तो आपका चीन से कर रहा है, दूसरा देखते हैं नेपाल से करता है। वहीं अगर हम राज्यों की बात करते हैं कि किन किन राज्यों से उत्तराखंड अपनी सीमा को साझा करता है, तो उत्तर में देखिए हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे देखेंगे आप तो थोड़ा सा आपका हरियाणा, और साथ ही साथ देखेंगे आपका उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश से ही फ्रेंड अलग हुआ था, तो उत्तर प्रदेश से ये अलग होकर के देखा जाए 9 नवंबर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका गठन हुआ था वर्ष 2000 में, ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के। यहाँ की अगर हम राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसकी राजधानी हमें देहरादून दिखती है। मुख्यमंत्री जो है ये कौन है यहाँ पे? तो पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के अगर राज्यपाल की बात करें तो गुरमीत सिंह जो हैं वो यहाँ के, ठीक है, गुरमीत सिंह जो हैं वो यहाँ के राज्यपाल हैं। लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की बात करें फ्रेंड तो लोकसभा की सीटें 5 हैं, राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 3 हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में कैनाइन पर्वो वायरस के कारण लगभग 2000 पालतू और आवारा कुत्ते प्रभावित हुए हैं? गुजरात, केरल, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो बताइए पर्वो वायरस के कारण जो है लगभग जिस राज्य के 2000 से ज़्यादा पालतू और आवारा कुत्ते जो प्रभावित हुए वो राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, ठीक है। वहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा ये इस पर्वो वायरस की आप तस्वीर को देख सकते हैं, ठीक है। तो यह देखिए नवंबर की बात है, नवंबर 2021 में जो महाराष्ट्र का एक शहर है जिसका नाम है अमरावती। तो अमरावती में लगभग 2000 जो पालतू और जो आवारा कुत्ते थे उनमें देखा गया वो जो है कैनाइन पर्वो वायरस से प्रभावित हुए हैं। और अगर हम कैनाइन पर्वो वायरस की बात करें तो ये एक अत्यधिक संक्रामक वायरल बीमारी है जो कि कुत्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा जानलेवा हो सकती है, ठीक है। तो अगर इस वायरस की फ्रेंड बात करें तो ये वायरस सबसे पहले 1967 में देखा गया था, ध्यान रखेगा, इसकी खोज किया गया था, इस वायरस का सबसे पहले जो है खोजा गया था। और यह तेज़ी से जो है कुत्ते के स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर खतरा बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं ये कुत्तों को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो ये जो कुत्तों की आंत होती है इंटेस्टाइन, वहाँ के मार्ग को ये प्रभावित करता है। और साथ ही साथ ये जो छोटे कुत्ते होते हैं, ठीक है, जो पपीज़ होते हैं, उनके जो है ये वायरस उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होता है, ठीक है। यहाँ पर आप इसकी तस्वीर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर
अगर हम बात करें इनके लक्षण की, ठीक है, इस वायरस के लक्षण क्या हैं, तो उल्टी आना, खूनी दस्त होना, निर्जलीकरण हो जाना और फिर उसके बाद वजन घटना, सुस्ती होना, ये इसके लक्षण हैं। इवन विशेषज्ञों का मानना ये है कि कोविड-19 जो बीमारी थी, महामारी के दौरान जब लॉकडाउन था, तो उस दौरान जितने भी पालतू जानवरों में परवोना वायरस के मामले बढ़े। कारण क्या था? कारण ये था कि जो पालतू जानवर हैं, जो उनके ऑनर थे, जो उनके मालिक थे, कोविड-19 के दौरान जब लॉकडाउन लगा था, तो अपने कुत्तों को क्या किए, समय पर उनका टीकाकरण नहीं करा पाए, जिसके कारण से ये जो वायरस है उनके में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा, ये देखने को मिला। ठीक है, हम महाराष्ट्र, अब नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा की उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गोपीनाथपुर में किस नदी पर उड़ीसा के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया? वैतरणी, महानदी, सवर्णरेखा या फिर ब्राह्मणी? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? ये हो जाएगा बी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। महानदी जो है इसका उद्गम कहाँ से होता है, किन किन राज्यों से गुजरती है? मैं यहीं पे क्वेश्चन कर ली, तब हम आगे एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए महानदी पर है उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा पुल का उद्घाटन किया गया है। टी शेप पुल है, टी सेतु भी इसको नाम कहा गया है। तो देखिए ये शेप है टी की तरह। तो जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री, जिनका नाम क्या है फ्रेंड? नवीन पटनायक, उन्होंने जो कटक जिला है उड़ीसा का, वहाँ पे गोपीनाथपुर में महानदी पर बने ये राज्य का सबसे लंबा पुल है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस पुल की जो लागत आई है बनने में वो 111 करोड़ रुपए आई है। और इस पुल का जो आकार, अगर हम शेप देखें, जो है ये टी अक्षर जो है, अंग्रेजी वर्णमाला का जो टी अक्षर है उस आकार का बना हुआ है। देखना ये कैसे टी की तरह बना हुआ है। इसकी जो देखा जाए तो 18 फरवरी की बात है, 18 फैब 2014। ठीक है, तो जो मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के नवीन पटनायक, उन्हीं के द्वारा जो है इस पुल की आधारशिला रखी गई थी, जो इस वर्ष कंप्लीट हो गया, उसका उद्घाटन किया गया। और अगर हम इस पुल की बात करते हैं कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, तो देखिए इस पुल की लंबाई कितनी है, 3.4 किलोमीटर लंबा है। और वहीं इसके चौड़ाई की बात करें तो 7.5 मीटर जो है वो चौड़ा है। ये पुल जोड़ता जोड़ किसको है, तो ये देख लिया जाए, जो वहाँ पे जो उड़ीसा का स्थान है जिसका नाम है बडम्बा में गोपीनाथपुर, बांकी में बदेश्वर को सिंहनाथ पीठ के साथ ये जोड़ता है। और वहीं पे बात करें इसमें जो है कितना ये किसको किसको जो है लाभान्वित करेगा, तो ये जो पुल है वो बडम्बा और बदेश्वर के बीच की कितनी दूरी को कम कर रहा है फ्रेंड? 45 किलोमीटर की दूरी को कम करता है। टी सेतु यानी कि टी शेप का है, इसलिए टी सेतु मतलब पुल ही होता है। कटक और खुर्दा के लोगों को ये लाभान्वित करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। चूँकि उड़ीसा की जब आप बात करते हैं तो उड़ीसा का ध्यान रख लीजिए। हमने मुख्यमंत्री देखा, नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा की जो राजधानी है वो क्या है फ्रेंड? भुवनेश्वर है। ठीक है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं गणेशी लाल हैं। ठीक है, गणेशी लाल जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। और अगर हम बात करते हैं यहाँ की लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की, तो लोकसभा की सीटें 20 हैं, राज्यसभा की सीटें फ्रेंड ठीक इसका आधा 10 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा की नवीनतम वाडा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघनकर्ताओं में से एक है? भारत, जर्मनी, चीन, ब्राजील? करेक्ट आंसर फ्रेंड क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखा जाए शीर्ष यानी कि तीसरा स्थान इसको प्राप्त हुआ है भारत को, जो वाडा रिपोर्ट के अनुसार। किससे? डोप उल्लंघनकर्ताओं में। तो यहाँ पे देखा जाए वाडा की एक नवीनतम रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अनुसार जो भारत है वो दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघनकर्ताओं में से एक है। अगर हम बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या बातें की गई हैं, तो डोपिंग रोधी उल्लंघन के लिए ये रिपोर्ट जो बनाई गई रिपोर्ट है उसमें पिछली वाडा रिपोर्ट में भारत को 107 ADRV के साथ चौथा स्थान पर रखा गया था। इस बार देखा जाए तीसरे स्थान पर आ गया है। यहाँ पे वर्ष 2019 में देखा जाए जो भारत में कितनी सूचनाएं मिली थी डोप में जो है डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन की, तो 152 मिली थी। और जो कि कुल विश्व की कितनी थी? 17% थी। ठीक है, अधिकतम डोप अपराधी जो थे वो किससे किससे संबंधित थे? तो शरीर शोषण से थे। उनके बाद देखा जाए तो भारोत्तोलन के 25 थे, एथलेटिक्स के देखा जाए तो 20 थे, कुश्ती के देखा जाए तो 10 थे, फिर उसके बाद मुक्केबाजी से थे। सबसे ज़्यादा जो देखा जाए शीर्ष पे जो स्थान है वो रूस का है, जिसमें 167 जो है वो केसेस मिले हैं किसके? डोपिंग रोधी के उल्लंघन के। और वहीं देखा जाए उसके बाद देखा जाए इटली है दूसरे स्थान पे 157 के साथ जो है इटली तीसरे स्थान भारत का। फिर भारत आ जाता है तीसरे स्थान पे है। दूसरे देखिए पहले स्थान पे रूस है, दूसरे स्थान पे इटली है, तीसरे स्थान पे भारत है। चौथे स्थान की बात करें तो 78 केसेस के साथ ब्राज़ील है। पांचवें स्थान पे 70 केसेस के साथ देखा जाए ईरान है। ठीक है, तो यही स्थान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन था हमारा कि दुनिया के शीर्ष 3 डोप उल्लंघनकर्ताओं में भारत तीसरे स्थान पे है, पहले पे रूस है, तीसरे पे फ्रेंड कौन है? इटली है। नेक्स्ट है हमारा कि
भारतीय नौसेना के स्टेल्थ विध्वंसक मार्मोगाव को किस वर्ष में भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा? 2025, 2024, 2023 या फिर 2022? करेक्ट आंसर इस फ्रेंड डी है। ठीक है, ये देखिए, ये पुस्तक आपका देखिए, इसकी पिक्चर है। ठीक है, मार्मोगाव की युद्धपोत की देखा जाए, और ये देखा जाए वर्ष 2022 में नौसेना में शामिल किया जाएगा इसके बारे में। तो यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय नौसेना का जो स्टेल्थ विध्वंसक मार्मोगाव है वो अपनी पहली जो है समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया है। इसका निर्माण देखिए किस परियोजना के तहत किया गया था, तो P-15B। ठीक है, ये जो दिया गया है P-15B परियोजना के तहत इसको निर्मित किया गया है इस युद्धपोत को, और यह अपना जो है पहला समुद्री परीक्षण जो है किस दिन किया है? 19 दिसंबर को किया है। 19 दिसंबर को क्या है फ्रेंड? 19 दिसंबर को ही पुर्तगालियों ने फाइनली जो है गोवा को छोड़ा था। हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था कि पुर्तगाली सबसे पहले आए थे लेकिन सबसे अंत में गए थे, क्योंकि उन्होंने गोवा को अपना अभिन्न अंग मान लिया था। ठीक है, और वो गोवा को छोड़ना नहीं चाह रहे थे। भारत सरकार के द्वारा जो है एक ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन विजय। उसके बाद जो है पुर्तगालियों ने जो है सरेंडर किया, और फिर उसके बाद उन्होंने पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ दिया। तो गोवा को, जब गोवा जो है आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से, उसकी वर्षगांठ मनाई गई 60वीं। ठीक है, इसी 19 दिसंबर 2021 को मनाई गई, और इसी दिन जो है इसका जो है समुद्री परीक्षण को शुरू किया गया। और इसी के साथ साथ देखा जाए, जो हम इसकी बात करते हैं, मार्मोगाव P-15B श्रेणी के तहत निर्मित दूसरा, ठीक है, स्वदेशी स्टेल्थ विध्वंसक पोत है, जिसे वर्ष 2022 के मध्य में अधिकृत रूप से नौसेना में शामिल किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, दूसरा है। पहले की हम लोगों ने इसके पहले ही बात किया था फ्रेंड 21 नवंबर को। ठीक है, पहला कौन सा था ये ध्यान रखिएगा। तो पहला जो था वो कौन सा था? INS विशाखापट्टनम था। ठीक है, INS विशाखापट्टनम था। ठीक है, जो कि परियोजना P-15B के तहत निर्मित पहला जहाज है, और इसे वर्ष देखा जाए 21 नवंबर को शामिल किया गया था, मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। दूसरा देख लीजिए, ये है मार्मोगाव है। ठीक है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की बात करें तो इससे लैस जितने भी पोत होते हैं उनकी देखिए क्षमताएं क्या होती हैं, वो दुश्मनों के रडार, सोनार आदि को भी चकमा देने में सक्षम होती हैं। यही इसकी खासियत है। यहाँ देखिए, आपने इसकी तस्वीर ऑलरेडी देखी है। ठीक है, ये है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित सिरनापल्ली जंगल में एल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल कछुए की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? देख लीजिए, ये है एल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल कछुआ। ठीक है, और इस दुर्लभ प्रजाति को देखा गया है किसमें? सिरनापल्ली जंगल में, जो कि किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, या फिर केरल में स्थित है? करेक्ट आंसर इस फ्रेंड सी है। ठीक है, ये जंगल जो है सिरनापल्ली जंगल तेलंगाना में स्थित है, जहां पे इस दुर्लभ प्रजाति, जो कछुए की दुर्लभ प्रजाति जिसका नाम है अल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल कछुआ, ये देख लीजिए इसकी तस्वीर। ठीक है, पीला रंग है, ये किसी कारण से है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जो तेलंगाना का जो निजामाबाद जो है जिला, वहाँ पे ये जंगल है सिरनापल्ली, वहाँ पे जो पर्वतारोहियों के द्वारा अल्बिनो इन फ्लैपशेल कछुए को है, एक दुर्लभ प्रजाति जो कछुए की, उसको देखा गया है। ये कछुआ की अगर बात करें कहाँ पे ये जो है दुर्लभ जो प्रजाति कछुए की कहाँ पाई जाती है, तो ये आमतौर पे देखा जाए पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार जैसे दक्षिण एशियाई देशों में ये पाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं इस कछुए का जो पीला रंग है, जो कि पीले रंग का जो ये कछुआ है, दुर्लभ पीला रंग, ये सरीसृपों में उच्च मात्रा में मौजूद रहने वाले टायरोसिन नामक वर्णक की कमी के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, टायरोसिन, ये नाम ध्यान रखिएगा, ये एक वर्णक है जिसकी कमी के कारण जो है सरीसृपों में क्या होता है? पीला रंग हो जाता है। टायरोसिन की कमी के लिए संभवतः आनुवांशिक उत्परिवर्तन या संभावित जन्मजात विकार जिम्मेदार हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इस कछुए की, तो ये IUCN के रेड लिस्ट में देखा जाए संवेदनशील श्रेणी में है, साइट्स में देखा जाए परिशिष्ट द्वितीय श्रेणी में शामिल किया गया। और अगर हम बात करते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के, तो अनुसूची 1 में जो है इसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, चूँकि ये तेलंगाना में पाया गया है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं तेलंगाना के बारे में। ये देखिए मैप है भारत का, और भारत की जब आप साउथ की तरफ जाएंगे, दक्कन के जो है तरफ, तो यहाँ पे देखिए हमें दिखता है तेलंगाना। फ्रेंड, तेलंगाना जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, इसका गठन किया गया 2 जून को किया गया, 2014 को किया गया। डेट ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नया है ये राज्य। ठीक है, जो कि किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। तेलंगाना की हमें राजधानी दिख रही है, हैदराबाद है। तेलंगाना के अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें, CM की, तो ये है के चंद्रशेखर राव। ठीक है, के चंद्रशेखर
शेखर राव जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर हम यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर जो हैं वो तलसाई सौंदरराजन जी हैं, ठीक है, गवर्नर सौंदरराजन जी हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड द्विसदनीय, ठीक है, विधानसभा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, द्विसदनीय विधान यहाँ पे देखने को मिलता है, द्विसदनीय, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद है। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि कौन कौन से राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद दो सदनीय व्यवस्था है, ठीक है, किस किस राज्य में है। ये आज का मेरा दूसरा प्रश्न है, ठीक है, इसके पहले मैंने बात किया एक प्रश्न, अब ये दूसरा प्रश्न है। मुझे बताइए द्विसदनीय व्यवस्था और कहाँ कहाँ पे, हमने एक आंध्र प्रदेश में देखा, अन्य कौन से राज्यों में है। अगर हम यहाँ पे लोकसभा सीटों की बात करते हैं तो लोकसभा सीटों में 17 है और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 7 है, ठीक है। तो ये था हमारा जो कि हम लोगों ने तेलंगाना देख लिया। और देख लीजिए ये पूरी तरीके से लैंडलॉक है, ठीक है, इसकी कोई भी समुद्री सीमा नहीं है, जो कि इससे अपनी जो सीमा साझा कर रहा है यहाँ उत्तर में देखिए महाराष्ट्र से, इधर से देखिए छत्तीसगढ़ से, फिर आंध्र प्रदेश से और कर्नाटक से, चारों तरफ से 4 राज्यों से ये घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य या केंद्र शासित पुलिस के द्वारा अभय पहल शुरू किया गया है या फिर शुरुआत की गई है अभय पहल की। दिल्ली, महाराष्ट्र, लद्दाख, उत्तर प्रदेश। करेक्ट आंसर इज ये है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के द्वारा जो है वहाँ के पुलिस के द्वारा अभय पहल की शुरुआत किया गया है। तो देखते हैं इसके बारे में। तो दिल्ली की पुलिस के जो आयुक्त थे जिनका नाम है राकेश अस्थाना, देखिए इसके पहले भी इनके बारे में चर्चा किया गया था, फिर से इनका नाम है राकेश अस्थाना। इन्होंने लड़कियों के बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक संयुक्त पहल है किसकी, दिल्ली पुलिस की और गैर सरकारी संगठन की एक संयुक्त पहल अभय परियोजना की शुरुआत किया है। तो अभय प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली पुलिस और एक शक्ति फाउंडेशन, ठीक है, यही एक एनजीओ है, इसी की एक संयुक्त पहल है जिसका जो है शुरुआत किया गया किसके द्वारा, दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के द्वारा इस परियोजना की शुरुआत की गई है। परियोजना का अर्थ जो अभय पहल है उसका अर्थ क्या है, वह जो निडर है। उद्देश्य क्या है, बच्चों को सशक्त बनाना, शिक्षित करना और उनको जागरूक करना, ठीक है, यही है, उनके अंदर जागरूकता बढ़ाना, यही इस पहल का उद्देश्य है। लास्ट है हमारा एमसीक्यू कि जोमो सूप किस देश से संबंधित है जिसे यूनेस्को द्वारा हाल ही में विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। हनोई, हैती, फिजी या फिर इटली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक कैरेबियन देश है जिसका नाम है हैती। हैती का ही है जोमो सूप जिसको यूनेस्को के द्वारा हाल ही में विश्व सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया है। और इसके बारे में देख लीजिए, ये देखिए इसकी तस्वीर है इस जोमो सूप की। तो ये देखा जाए जो संयुक्त राष्ट्र की सांस्कृतिक एजेंसी है यूनेस्को, इसने इस सूप को, ठीक है, जोमो सूप को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यानी कि इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया है और ये एक पारंपरिक हैतियन सूप है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए हम लोग की दुर्गा पूजा को भी किया गया है, 14 स्थान किए गए हैं, ठीक है, 14, अभी 14वां स्थान हमारा जो बंगाल की दुर्गा पूजा है उसको भी इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया। उसी के साथ साथ हैती का जो सूप है, ठीक है, इसको भी शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम देखें अन्य बातें, तो ये जो सूप की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, सूप है, ये जोमो सूप क्या है, एक डिश से भी ज़्यादा इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। कारण क्या है, जो हैतियन है ना, हैतियन स्वतंत्रता के नायकों और नायिकाओं की कहानी के साथ साथ मानवाधिकार और कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता के लिए उनके संघर्ष की कहानी बताता है। फ्रेंड जैसा कि आप जानते हैं जो ये कैरेबियन देश है ये कभी फ्रांसीसियों का उपनिवेश हुआ करता था, तो फ्रांस के साथ इनका संघर्ष हुआ अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए। तो उस स्वतंत्रता के दौरान जो स्वतंत्रता नायक थे, जो नायिका थे, उनकी कहानी के साथ साथ उनका जो मानवाधिकार था, उनकी कड़ी मेहनत से प्राप्त स्वतंत्रता की ये कहानी को प्रदर्शित करता है कौन, आपका जोमो सूप, ठीक है। तो इस सूप की बात करें, सूप की बात करें तो ये एक स्क्वैश आधारित सूप है जो कि 1 जनवरी 1804 में हैती के स्वतंत्र होने के एक फ्रांसीसी वर्चस्व के तहत दासों के लिए लंबे समय से मना की गई चीज़ों का प्रतीक बनाया गया। देखिए जब इनको फ्रांसीसियों ने अपना गुलाम बनाया तो उस दौरान इनको जो इनके द्वारा जो फ्रांसीसियों के द्वारा जो दास बनाए गए थे, उन दासों को पूरी तरीके से सूप को लेने के लिए मनाही थी। इसी कारण से जब इन्होंने अपना स्वतंत्रता संघर्ष शुरू किया तो इन्होंने एक प्रतीक बनाया किसको, इस सूप को, जोमो सूप को, ठीक है, जोमो सूप को बनाया। और 1 जनवरी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इन्होंने स्वतंत्रता कब पाई, 1 जनवरी 1804 में
ये फ्रांस से क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। और फिर उसके बाद देखा जाए यहाँ के लोग जो हैं इसी सूप को खा करके हैती के लोग अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं। वे पारंपरिक रूप से जो है गुलामी से मुक्ति के वर्षगांठ मनाने के लिए नए साल के दिन जो है ये सूप को परोसते हैं, ठीक है। नया साल, नया हम न्यू ईयर मनाते हैं और हैती के लोग जो हैं वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। एक दूसरे वहाँ पे सूप को परोसा जाता है एज अ सिम्बॉलिक, ये चीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। आप हैती की बात कर रहे हैं, देखिए फ्रेंड ये आपको दिख रहा है कैरेबियन सी, ठीक है, और इधर हमें दिखता है लैटिन अमेरिका। ध्यान रखिएगा ये फ्रांस से स्वतंत्रता पाया कैरेबियन। यहाँ पे आप देखिए आपका हैती है जो कि आप यहाँ पे डोमिनिकन पब्लिकन जो है उसी के जस्ट बगल में यहाँ पे क्यूबा आप देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये पहला ऐसा लैटिन अमेरिका देश था जो स्वतंत्र हुआ था। और इसे स्वतंत्रता कब पाई थी फ्रेंड, 1 जनवरी को पाई थी, 1804 में पाई थी, ठीक है। इसकी राजधानी की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी राजधानी हमें दिख रही पोर्ट औ प्रिंस, ठीक है। ये देखिए हैती की राजधानी है पोर्ट औ प्रिंस। यहाँ की मुद्रा की बात करें तो गोरदे जो है यहाँ की मुद्रा है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ये था आज का हमारा 10 MCQ। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे पे। हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें देखा कि नागालैंड में कौन कौन से नए जिले बनाए गए हैं। हमने देखा कि इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, ठीक है। टी सेतु बनाया गया उड़ीसा में महानदी के ऊपर, ठीक है। और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उन हम लोगों ने देखा। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे में, जिसमें सबसे पहला फैक्ट्स है कि चीन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। किससे किया गया है, प्रदीप कुमार रावत को किया गया है। चिली के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं गैब्रियल बोरिक जो चुने गए हैं। ये काफ़ी देखा जाए इनकी जो है उम्र काफ़ी ये यंग है, ठीक है, गैब्रियल बोरिक। तो ये चिली के अगले राष्ट्रपति चुने गए हैं। पुस्तक है जिसका नाम है मैं जिंदा हूँ गौरैया। उसके लेखक देखिए कौन है, संजय कुमार हैं। अगले हमारे ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं कार्ल नेहम्मर जो हैं वो ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। किसे किया गया, विवेक गोगिया को किया गया है, ठीक है, NCRB का नया निदेशक। बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट्स आयोग का सदस्य बनाया गया। किसे बनाया गया, PV सिंधु को बनाया गया, ठीक है। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले गैर यूरोपीय बने, कौन बने, मोहम्मद बिन सुनैन, ठीक है, UAE के हैं ये, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल ऑटोमोबाइल फेडरेशन के ये पहले गैर यूरोपीय सदस्य बने हैं, अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, मोहम्मद बिन सुनैन, UAE के हैं। अगला है हमारा BBC ने वर्ष 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ खेल हस्ती चुना। किसे चुना, US ओपन चैंपियन जो है एम्मा रादुकानु को। अखिल भारतीय जाट महासभा का नया राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया है। किसे किया गया, रविंद्र बालियान को किया गया, ठीक है। इंग्लैंड के बॉलर जिन्होंने फास्ट बॉलर के तौर पर 6000 टेस्ट ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है, उनका नाम है जेम्स एंडरसन। ध्यान रखिएगा ये इंग्लैंड के बॉलर हैं जेम्स एंडरसन, ठीक है। ये था हमारा 10 फैक्ट्स ऑफ द डे। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। उत्तर प्रदेश स्पेशल में हमारा सबसे पहला स्पेशल है कि छात्रों को समाज के लिए अति संवेदनशील बनाने के लिए प्रयोग के आधार पर कक्षा 1 से लेकर के 8 तक के छात्रों के लिए खुशहाली कार्यक्रम शुरू किया गया है। किसके लिए किया, किसके द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। खुशहाली कार्यक्रम किन के लिए किया गया, जो क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 के जो स्टूडेंट हैं उन पे एक तरीके से प्रयोग के आधार पे किया गया। क्यों, क्योंकि इन छात्रों को समाज के प्रति अति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से, ठीक है। DRDO ने अपने कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम का फ्लाइट प्रदर्शन किया। कहाँ पे किया, आगरा उत्तर प्रदेश में किया, ठीक है। भारत के सबसे बड़े ड्रोन शो का आयोजन 1857 के अमृत महोत्सव के श्रृंखला के भाग के रूप में किया गया। कहाँ पे किया गया, लखनऊ में किया गया। यूपी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में मिस्टर यूपी का खिताब जीता, किसने जीता, अफजान खान ने जीता। ये नजीबाबाद के निवासी हैं अफजान खान, ठीक है, इनके द्वारा यूपी बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के मिस्टर यूपी का खिताब जीता गया है। और लास्ट है हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल में कि दूरदर्शन केंद्र के अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया गया। कहाँ पे किया गया, गोरखपुर में किया गया। और गोरखपुर को अभी हाल ही में महानगर भी घोषित किया गया है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। तो गोरखपुर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कमेंट बॉक्स में आंसर करिए जो गोरखपुर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, गोरखपुर। तो फ्रेंड इस तरीके से था आज का हमारा 10 MCQ, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने 10 MCQ देखा, 10 फैक्ट्स ऑफ द डे देखा और साथ ही साथ हम लोगों ने 5 उत्तर प्रदेश स्पेशल देखा। इंपॉर्टेंट था, हम लोगों ने कुछ मैपिंग भी किया, कुछ राष्ट्रीय स्तर की मैपिंग किया, राज्यों को देखा, कुछ हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय देशों की भी मैपिंग की, ठीक है। बाकी हमने आपको कुछ वर्क दिया है, मुझे पता है आप मुझे आंसर करोगे। बाकी आपको अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें,
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।